हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमा यूपी पीसीएस पर। तो आज का जो हमारा रेलवे का टेक्नीशियन एनालिसिस रहेगा वो 20 दिसंबर के ऑल शिफ्ट यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का रहने वाला है। तो क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस प्लस साइंस का रहेगा। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड हैं। तो एक बार एग्जाम देने से पहले इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ कर जाएँ। क्लास को अंत तक जरूर देखिए। क्लास अगर पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और शेयर भी करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस जानकारी को पा सकें। तो चलिए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है अपना प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, देखिए पूछ रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। ऑप्शन दिया है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का आकार या आयनिक एथलीपी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें मेंडलीव की, तो मेंडलीव जो थे वो कौन थे, ये रूस के एक रसायन शास्त्री थे। कौन थे, रूस के एक रसायन शास्त्री थे और इन्होंने ही परमाणु द्रव्यमान को पदार्थ का मूल गुण भी माना है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा है कि वह पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वह डैश समूह से संबंधित होते हैं। किस समूह से संबंधित होते हैं। देखिए ऑप्शन दिया है फेनरोगेम्स, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या बायोफाइटा। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। वह पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वह किस समूह से संबंधित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा थाइलोफाइटा से संबंधित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थाइलोफाइटा से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये बात करें थैलेफाइटा, थैलेफाइटा वर्ग में शैवाल, कवक तथा जीवाणु मुख्य रूप से आते हैं, ठीक है। और शैवाल जो होते हैं वो पादप जगत में सबसे सरल जलीय पौधा होता है। और शैवाल का अध्ययन देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट दिया है जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का जो मान होता है वो क्या होता है। ऑप्शन दिया है बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है या एक ही रहता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाता है, तो एक ही रहता है, ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह एक ही रहता है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान जो होता है वो एक ही रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट। देखिए विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का जो संयोजक होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला है श्रृंखलाबद्ध संयोजक और दूसरा होता है समानांतर संयोजक, ठीक है। इसे याद रखना है हमें। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया है पूछ रहा है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है। ऑप्शन दिया है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान संख्या, परमाणुओं की संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो परमाणु संख्या जो होती है वो मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसे हमें याद रखना है। चलिए इसी तरीके से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट दिया है किस संविधि कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र में विभाजित किए गए थे। ऑप्शन दिया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय विभाजन अधिनियम 1947 या फोर्थ ऑप्शन दिया है पाकिस्तान विभाजन अधिनियम 1947। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 था वो संविधि कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों में विभाजित हो गया था, ठीक। कितने राज्यों में, दो राज्यों में, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार 14 अगस्त और 15 अगस्त को ही क्रमशः पाकिस्तान और भारत स्वतंत्र हुआ था। और 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और भारत की बात करें, भारत कब मनाता है, तो 15 अगस्त को भारत जो है वो अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है। सर्च लाइट का प्रवर्तक पूछ रहा है कौन सा है। ऑप्शन दिया है उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, बेलनाकार दर्पण है या समतल दर्पण है। सर्च इंजन की बात कर रहा है तो सर्च इंजन का प्रवर्तक कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है, ठीक है, इकट्ठा करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलने पर कौन सी गैस निकलती है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन निकलती है। बताइएगा कौन सी गैस निकलती है।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? ऑप्शन दिया है उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन, इलेक्ट्रोलिसिस या कैल्सिनेशन, या डी ऑप्शन दिया है रोस्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया है शशि थरूर, अनिल मेनन, नमिता गोखले या के आर मीरा हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनिल मेनन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? ऑप्शन दिया है पेट्रोलियम, दवाइयाँ, ऑटोमोबाइल या स्मार्टफोन। तो बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस उत्पादन के मूल्यों में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट दिया है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश, देखिए ऑप्शन दिया है प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, वंश विविधताओं को दर्शाता है, नए जीव जनन माता पिता के समान होते हैं, युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नए जीव जो होते हैं वो जीवजनक माता पिता के समान होते हैं, इसका अर्थ अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शरद पवार हैं, प्रणय राय हैं, अभिनव बिंद्रा या नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं? भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में हेड या अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र ध्रुव बत्रा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया है उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू लिखा है, चाकू से काटा जा सकता है। कौन सी वह धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम है, तांबा है, सोना है या एल्यूमिनियम है? तो चाकू से आसानी से कटने वाली धातु जो होती है वो सोडियम होती है। ठीक है, सोडियम धातु जो होती है वो सबसे हल्की या मुलायम धातु होती है। ठीक है, सोडियम जो होता है, सोडियम को मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, सोडियम का उपयोग जो होता है अब स्फोटन रोधी यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु के नए नियुक्त राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के जो वर्तमान में राज्यपाल है वो कौन है? सत्यपाल मलिक है, बनवारीलाल पुरोहित हैं, सुब्रमण्यम स्वामी है या RN रवि हैं? तो तमिलनाडु के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं RN रवि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि तमिलनाडु के वर्तमान में CM कौन है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? निम्नांकित में से कौन सा अम्ल है जो लाल चींटियों में उपस्थित होता है? फार्मिक अम्ल है, टेनिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है या मैलिक अम्ल है? चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो चींटियों में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैलिक अम्ल की बात करें तो यह किस में होता है? तो मैलिक अम्ल जो होता है वो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? सेब में। सेब में जो होता है, एप्पल में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कपड़े के जो धब्बे होते हैं उसे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसे पूछ रहा है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन दिया है द्रव्यमान और बल, द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और वेग या द्रव्यमान और जड़त्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान और वेग यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसे पूछ रहा है कि अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोवेला कहाँ पर स्थित है? अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोवेला जो है कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में है, मणिपुर में है, पुदुचेरी में है या नागालैंड में है?
ओरोवेला पूछ रहा है, ओरोवेला जो है कहाँ पर स्थित है, तो ओरोवेला की बात करें तो पुदुचेरी शहर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, पुदुचेरी में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस वंश के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। कांचीपुरम मंदिर जो है किस वंश के शासनकाल में बनवाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पल्लव वंश हो जाएगा, ठीक है। कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और पल्लव वंश की बात करें कि पल्लव वंश की कैपिटल क्या थी, तो पल्लव वंश की कैपिटल ही कांचीपुरम थी, ठीक है। और यहीं पर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। देखिए चेर वंश की बात करें, चेर वंश की कैपिटल कहाँ थी, तो बाजीपुरम जो थी वो चेलों की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। पांडव की राजधानी कहाँ थी, तो पांडव की राजधानी जो थी वो मदुरै तमिलनाडु में स्थित थी, ठीक है। और चोल वंश की बात करें, इसकी कैपिटल कहाँ थी, तो चोल वंशों की जो राजधानी थी वो तंजावुर में थी। कहाँ थी, तंजावुर में। कहाँ पर जो है बृहदेश्वर मंदिर जो स्थित है वो तमिलनाडु में तंजावुर में ही स्थित है और चोल वंश की राजधानी भी हुआ करती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किया गया था। तो अगर सती प्रथा की बात करें कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल और राजा कौन था, तो राजा राम मोहन राय जो थे, इन्हीं की सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। सती प्रथा का समाप्त करवाया था। और बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंक की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो जो बालिका हत्या थी, बालिका हत्या और ठगी प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। और दास प्रथा को लॉर्ड एलन बरो ने समाप्त किया था। दास प्रथा भी कई बार पूछता है, तो एलन बरो द्वारा जो है दास प्रथा को समाप्त किया गया था। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मानव बलि प्रथा पर रोक किसने लगवाई थी, तो मानव बलि प्रथा पर जो रोक लगवाई गई थी वो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा लगवाया गया था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट दिया है, कुछ समय पूर्व स्वर्गवासी हुए उस्ताद अली अहमद हुसैन खान किसके लिए प्रसिद्ध थे। कुछ समय पूर्व स्वर्गवासी हुए उस्ताद अली अहमद हुसैन खान जो थे वो किसके लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन है सरोद वादन के लिए, तबला वादन के लिए, संतूर वादन या शहनाई वादन के लिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो शहनाई वादन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद अली अहमद हुसैन खान, ये भी पूछता है किससे संबंधित है, तो शहनाई वादक हो जाएगा। और किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो शहनाई वादन के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है। हेली धूमकेतु जो है वो कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 76 ईयर हो जाएगा, ठीक है। 76 ईयर के बाद जो है दिखाई देता है। और अब कब दिखाई देगा बात करें तो 2062 में जो है दिखाई देगा। इससे पहले पूछे कब दिखाई दिया गया था, तो 1996 में जो है पहले, इससे पहले दिखाई दिया था। अब जाकर 76 वर्ष बाद 2062 में दिखाई देगा, ठीक है, हेली धूमकेतु, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट दिया है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की उपस्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की उपस्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है। ऑप्शन देखिए दिया है, लोकसभा के पास, प्रधानमंत्री के पास, निर्वाचन आयुक्त के पास या उच्चतम न्यायालय के पास। तो किसके पास होता है बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उच्चतम न्यायालय के पास होता है, ठीक है। किसके पास होता है, उच्चतम न्यायालय के पास। पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की उपस्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है, तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट दिया पूछा है कि महाराज जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। महाराज जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन देखिए दिया है 1, 2, 5 या 3 शहरों में। तो कहाँ पर करवाया था, कितने शहरों में, तो 5 शहरों में करवाया था। कहाँ पर पूछे कहाँ कहाँ करवाया था, तो दिल्ली में भी करवाया था, उज्जैन में करवाया, मथुरा में करवाया और जयपुर में करवाया, ठीक है। याद कर लेना है कहाँ पे है, दिल्ली में करवाया, फिर उज्जैन में करवाया, वाराणसी में करवाया, मथुरा में करवाया और जयपुर में भी करवाया था, ठीक है। और दिल्ली का जंतर मंतर जो है वो एक खगोलीय वेधशाला माना जाता है, ठीक है। दिल्ली का जो जंतर मंतर है वो एक खगोलीय वेधशाला माना जाता है। और पूछे कि इसका सब निर्माण कब करवाया था, तो 1724 ईस्वी में इन सब का निर्माण करवाया था, ठीक है। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीपीएस का पूरा नाम क्या है। जीपीएस का फुल फॉर्म पूछा है कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीपीएस का फुल फॉर्म, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा है, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था। देखिए ऑप्शन दिया है कौशल, कपिलवस्तु, काशी या कौशाम्बी के नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में अवध जो है किस नाम से जाना जाता था, तो कौशल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कौशल के नाम से जाना जाता था। कौशल जो है वो
16 महाजनपदों में से एक है। कपिलवस्तु भी है, काशी भी है और कौशाम्बी भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कंपोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, कंपोस्टिंग यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कंपोस्टिंग कहलाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन दिया है 24 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या 28 वर्ष का होना चाहिए। तो सीएम या मुख्यमंत्री बनने के लिए एज वैल्यू जो है वो 25 ईयर्स है। ठीक है, और 25 ईयर्स होने पर मुख्यमंत्री जो है बन सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि मुख्यमंत्री का जो उल्लेख है किस आर्टिकल में है। ठीक है, किस आर्टिकल में है मुख्यमंत्री का उल्लेख। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है। सिकंदराबाद में है, चितरंजन में है, इरुंगुर में है या वाराणसी में है। तो कहाँ पर है, वाराणसी में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाराणसी में डीजल रेल इंजन कारखाना स्थित है। बात करें इसकी स्थापना की, तो डीजल रेल इंजन कारखाना की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 23 अप्रैल 1956 में हुई थी। ठीक है, डीजल रेल इंजन की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वाराणसी में हुई थी। 23 अप्रैल 1956 में हुई थी। ठीक है, कपूरथला में क्या हुआ था, कपूरथला में रेल कोच डिब्बा का कारखाना है। और चितरंजन में पूछे, चितरंजन में क्या है, तो इलेक्ट्रिक रेल इंजन का कारखाना है। सिकंदराबाद में पूछे क्या है, तो सिकंदराबाद में जो है रेलवे प्रबंधन संस्थान स्थित है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है याद रखना है, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं। मछली के जो हृदय में कच्छ होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं या 1 होते हैं। बताइए मछली के हृदय में कितने चैम्बर या कच्छ होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं, दायां और बायां होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 100 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 100 में यह बात कही गई है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। इसे पूछा है कि स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किया गया था। स्वतंत्र भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन दिया है 1951-52 में, 1950 में, 1953 में या 1947 में। स्वतंत्र भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो वर्ष 1951-52 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो किस दिन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन दिया है 12 मार्च 1930 को, 10 मई 1930 को, 21 फरवरी 1931 को या 13 मार्च 1931 को। बताइएगा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है किस दिन प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 12 मार्च 1930 को हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरुआत हुई थी वो 12 मार्च 1930 से हुई थी जब गांधी जी दांडी मार्च शुरू किए थे। ठीक है, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन दिया है गंडक है, मानस है, तुंगभद्रा है या व्यास नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की जो सहायक नदी है वो गंडक नदी है। ठीक है, गंडक नदी हो गई, यमुना है, रामगंगा है, घाघर है, कोसी, महानदी और सोन जो है ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चित भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था। सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। देखिए सिंधु झेलम चिनाब नदी का जो जल होगा वो 20% जल इसका यूज जो करेगा वो भारत करेगा, 80% भाग जो है यूज कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। ठीक है, और रावी, व्यास और सतलज नदियों का जो जल यूज करेगा वो 80% कौन यूज करेगा, 80% तो पाकिस्तान यूज करेगा, लेकिन 20% जो है पानी वो भारत यूज करेगा। ठीक है, इंडिया यूज करेगा। और ये सिंधु जल समझौता हुआ कब था, पाते हैं तो सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो 1916 में हुआ था। ठीक है, 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। ठीक है, चलिए कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यही क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एग्जाम कैसे जा रहा है सभी का ये भी कमेंट करके बताइएगा। और इसका आंसर क्या होगा, कौन सा जल डमरू मध्य है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। डायनेमो द्वारा, बैटरी द्वारा, मोटर द्वारा या जनरेटर के द्वारा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है बैटरी के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैटरी। ठीक,
सप्तऋषि नाम है एक डैश का। सप्तऋषि किसका नाम है? तो तारामंडल को सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। तारामंडल को सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का जो विकल्प दिया गया था वो किस वर्ष में दिया था? 1963 में, 1959 में, 1958 में या 1967 में? गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का जो विकल्प दिया गया था वो वर्ष 1967 में दिया था। ठीक है, वर्ष 1967 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा की बात करें, गोवा राज्य जो है भाषा के आधार पर पूर्ण राज्य कब बना था? तो 1987 में बना था। कब बना था? 1987 में जो है वो गोवा राज्य का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसे पूछा है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात करें तो पीर पंजाल सुरंग हो जाएगा। ठीक है, पीर पंजाल सुरंग जो है वो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रेशम के उत्पादन यहाँ प्रारंभ हुआ था। ये रेशम का उत्पादन जो है वो कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? और ये बताइए कि भारत में रेशम जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो भारत में बात करें रेशम कहाँ पर होता है? तो कर्नाटक में होता है। ठीक है, कर्नाटक में भारत में जो है कर्नाटक राज्य में रेशम सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और विश्व लेवल में पूछे कहाँ पर होता है? तो चीन में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, रेशम चीन में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। रेलवे टेक्नीशियन एनालिसिस के क्वेश्चन हमने देख लिया। अगले एग्जाम के एनालिसिस के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल का नाम प्रतिमा यूपी पीसीएस है और जीके जीएस प्लस साइंस के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। ठीक है।